एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड उसमें मैंने पूरा आपको चैप्टर रिवाइज भी करवा दिया था, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मार्क करवा दिए थे और साथ में मैंने उसकी बैक एक्सरसाइज भी करवा दी थी, ठीक है। तो आज हमने शुरू करना है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो मेरे पास क्लास 12 का हमने 10 चैप्टर शुरू करना है जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली मेरे पास बुक है नहीं इस टाइम पे, सो मैंने एक फ़ोन पे ऐप भरा है जो आप भी प्ले स्टोर से भर सकते हो। एंड इसके अंदर आपके पास पूरी NCERT आ जाएगी, ठीक है। ये क्लास 12 की पूरी NCERT आ जाएगी। एंड रेफरेंस के लिए मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था ट्रू मैन की, और उस वो वाली रेफरेंस बुक मैंने यूज़ की थी ट्रू मैन, ठीक है। तो आप भी वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं एंड मतलब कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक काफ़ी अच्छी है। तो बेसिकली शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले माइक्रोब्स होते क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड उनका साइज़ 0.1 या उससे भी कम होता है, ठीक है। इसके लिए वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिख सकते हैं। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह के पानी में प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इन हॉस्पिटेबल एरी प्लेसेस में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्नो में हो गया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता है, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजन्स और इन्फेक्शियस प्लांट्स। तो बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी इसकी क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि बैक्टीरिया होता है, फंजाई, प्रोटोजन्स, ये सारे इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं। फिर वायरसेस हो गया, तो वायरस भी बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है ना। एंड वो जब तक वो बाहर है तो वो नॉन फंक्शनल है, उसको फंक्शन होने के लिए कोई होस्ट हमेशा चाहिए ही होता है। जब तक उसको होस्ट कोई नहीं मिलता तब तक वो नॉन फंक्शनल रहेगा। एक बार उसको कोई होस्ट मिल जाता है तो वो अपना जो है मतलब कि इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड ये भी माइक्रोब्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, वायरसेस वगैरह। एंड इन्फेक्शियस भी होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस भी होते हैं, कुछ घर में आप डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हो, है ना। एंड वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन आइडेंटिटी वायरॉइड्स। जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, और जो पेपिरियंस होते हैं वो प्रोटोनीशियस इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं। इसके लिए आप ये तीनों जो हैं वो एक सेल में कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो बैक्टीरिया है वो आप कोई भी न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करा सकते हो। जैसे कोई अगर आपने फंजाई ग्रो करवानी है तो आप कोई ब्रेड रख दो उसको रेनी सीजन में या मॉइस्चर में, अगर आप रखोगे तो उसको कुछ दिनों के बाद फंजाई लग जाएगी, है ना। तो आपको एक न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड कराना पड़ता है जहाँ पे वो अपनी कॉलोनी ग्रो कर सकते हैं। तो कॉलोनीज कैन बी सीन। तो जो अगर आपको एक देखना है, एक ऑर्गेनिज्म देखना है, तो वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट अगर आपको कॉलोनी देखनी है पूरा तो वो आप देख सकते हो। एंड ये वेरियस एस्पेक्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद NCERT में भी बस इतना ही है कि बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स मेजर कंपोनेंट हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है। एंड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 11th में, है ना। तो आपको याद होगा कि कौन सी किंगडम से लिविंग विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म और ओनली माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोजेस मैंने बताया कि वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में, अंदर हमारी बॉडी के अंदर, बाहर भी, ठीक है। एंड जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एंड जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसकी जो है मतलब कि डाइवर्स एक ग्रुप होता है जिसमें प्रोटोजन, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, वायरॉइड्स आता है,
प्रियॉन्स आता है, ठीक है। एंड आप उसको, जैसे मैंने पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपने ग्रो कराना है तो आपको उसको एक न्यूट्रिटिव मीडिया देना पड़ेगा, तभी बेसिकली वो ग्रो करेंगे और वो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में आपके पास एक पूरा मतलब क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये पूरा जो है एक पूरा एक फोटो दिया हुआ है, पूरा पेज के ऊपर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पिक्चर दिया हुआ है। जैसे ये वाले जो हैं, हाँ, जैसे ये वाले जो तीन हैं, है ना, ये वाले जो तीन हैं वो बैक्टीरिया है। तो इसमें जो ए शेप वाला है, ए पार्ट, ठीक है, वो रॉड शेप्ड है। बी वाला आपके पास कोकस शेप्ड है एंड सी वाला फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। उसके बाद ये वाला वायरस का फोटो है, ठीक है, उसमें जो ए है वो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। बी आपके पास एडिनो वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस, और सी जो है वो है टीएमवी यानी टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। और उसके बाद पूरा एक डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, ये मेरे पास रेफरेंस बुक है। तो ये देखो, ये वायरस का हेड हो गया, ठीक है, ये उसके पास उसका कॉलर हो गया, ये टेल होगी, ठीक है, ये प्लेट हो गया एंड ये प्रॉन्स हो गया। उसके बाद माइक्रोब्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, हाउस होल्ड अपने आप अपनी घर की या डे टू डे लाइफ में कैसे माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है, मोस्टली सभी के पेरेंट्स हैं, सभी की मदर जो हैं वो, आप सबकी मदर घर में दही बनाते होंगे, है ना। तो देखा होगा आपने कि दही बनाने के लिए मतलब कि एक मटके या किसी भी बर्तन में डाल के उसको अच्छी तरह कवर कर देते हैं और डार्क एरिया में रखते हैं, किसी कैबिनेट में, बहुत ही अंधेरे में, बहुत ही पीछे जाके, कि ताकि आपका जो दही है वो तैयार हो सके। सबसे पहले होता है, जब आपको अगर दही बनाना होता है दूध से, ठीक है, तो आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हो, वो है लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हो। एंड ये बेसिकली और इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कॉमनली इसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं, बोलते हैं। और अगर आपको दही बनाना है दूध से तो आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कराना पड़ेगा मिल्क में, कि ताकि वो दही में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो जब ये ग्रोथ होती, जब ये ग्रो हो रहा होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कोगुलेट करते हैं और पार्शली डाइजेस्ट कर लेते हैं आपके मिल्क को, ठीक है। और उसके अंदर मतलब कि जब ये हल्का हल्का ग्रो होगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी मतलब कि कॉलोनी क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है मतलब कि सिंपल सी बात पता क्या है, कि जब आपने अपना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करवाना है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जब आप दही में दूध में थोड़ा सा जब चम्मच डाल देते हो ना दही का जो ऑलरेडी मेड होता है, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो मिल्क को थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं और उसको इनोकुलेट करते हैं, और मतलब कि फिर वो जो दही आपका दूध में दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो दही होता है वो आपका मतलब कि न्यूट्रिशन क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 होता है, एंड जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं चेकिंग डिसीज़ या कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर और मैं थोड़े से छोटे फॉर्म में बोलूँ कि सबसे पहले ये कि लैक्टिक एसिड जो होता है ना, लैक्टोबैसिलस, उसको पहले थोड़ा दूध में डालते हो, क्योंकि जो दही होता है वो दूध से ही बनता है ना। तो क्या करते हैं कि जो आपका दूध होता है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि दही आप डाल देते हो, या जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देते हो थोड़ा सा। अब वो क्या करेगा, वो जो लैक्टो शुगर है मिल्क की, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो कोगुलेशन कॉज करता है या पार्शियल डाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन की, और मिल्क प्रोटीन जो है आपका दही में या योगर्ट में या चीज़ में चेंज हो जाता है। तो उसके बाद जो अब जब थोड़ा सा जब आप डालोगे मतलब कि दूध में थोड़ा सा नहीं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होंगे ऑलरेडी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो लैक्टोज शुगर मिल्क को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। फिर जो लैक्टिक एसिड है वो कोगुलेशन करेगा और पार्शियल डाइजेशन करेगा, ठीक है, आपके मिल्क प्रोटीन का। फिर वो दही और योगर्ट या चीज़ बन जाएगा। तो अगर आपको कर्ड बनाना है तो इंडियन कर्ड कैसे बनता है,
वैसे एनसीईआरटी में तो इतना ही है, और ये मोस्टली बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड या लैक्टोबैसिलस वाला, ठीक है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन B12 की कैसे, मतलब कि, और अगर 2-3 नंबर में आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर बस इतना ही है। उसके बाद उन्होंने चीज़ वगैरह का बताया, बट अगर आप रेफरेंस से कर रहे हो तो इसमें यही था कि जैसे सबसे पहले कर्ड का बताया, तो इंडियन कर्ड जो होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, जब आप इनोकुलेट करते हो स्किम्ड या क्रीम मिल्क विद लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस में या उससे कम, तो आपका कर्ड तैयार हो जाता है। तो कर्ड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, विटामिन B12 होता है। तो बेसिकली जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, वो आपका कोई भी डिसीज़ है आपके स्टमक में तो वो भी चेक करेगा, ठीक है। एंड कर्ड को आप सॉल्टेड भी खा सकते हो या स्वीट करके भी खा सकते हो। एंड कर्ड को फिर जब आप चर्न करते हो तो उससे लस्सी बनती है। एंड जो कर्ड है, इस कर्ड से आप बटर भी बन जाता है और बटर मिल्क भी। उसके बाद है योगर्ट। योगर्ट भी बेसिकली सेम किट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कर्डलिंग मिल्क। जब आप मिल्क को कर्डल करते हो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस बल्गारी से, तो टेम्परेचर आपको 45 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है 4 घंटे के लिए। तो उसके बाद लैक्टिक एसिड एंड एल्डिहाइड का फ्लेवर आ जाता है, तो योगर्ट स्वीट करके खाया जाता है। उसके बाद आता है बटर मिल्क है, ऐसे है ना, आपके रेफरेंस बुक में ट्रू मैन में, ठीक है। फिर सोर क्रीम है, फिर चीज़ है। सो बटर मिल्क होगा कि इट इज़ अ एसिडुलेटेड प्रोडक्ट जो स्किम्ड मिल्क को इनोकुलेट करके बनता है, जब आप थोड़ा सा उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस सरमारस या लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस डाल देते हो, ठीक है। एंड एसिडुलेटेड लिक्विड जब आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, उसको कहते हैं बटर मिल्क या छाछ। उसके बाद आता है सोर क्रीम, फिर उसके बाद आता है चीज़। तो चीज़ जो है बहुत ही पुराना है, मिल्क से आपके पास चीज़ भी बनता है। एंड इसके अंदर आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो कर्ड को अगर आप सबसे पहले जब आप दही को उसके लिक्विड पार्ट से सेपरेट करते हो, तो फिर वो फर्स्ट स्टेप होता है चीज़ बनाने के लिए। अब कितनी आपके दही में कितना वाटर कंटेंट है उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हो। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के चीज़ आते हैं, जिसमें है सॉफ्ट, सेमी हार्ड एंड हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट में क्या होगा, 50 to 80% वाटर होगा, सेमी हार्ड में 45% वाटर होगा, और हार्ड में लेस देन 40% वाटर होगा, है ना। एंड जो मेथड होता है प्रिपेयरिंग चीज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, वो एशिया एंड यूरोप, ये पूरा एक उसका मतलब कि हिस्ट्री है जो आपके पास ट्रू मैन में मिल जाएगी आपको आराम से, ठीक है। को इसी भी रेफरेंस बुक में पूरा मिल जाएगा, बट बेसिकली एनसीईआरटी में मैं बता देती हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है कि जो आप डो बनाते हो डोसा या इडली बनाने के लिए, वो भी फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से। मोस्टली आपने देखा होगा कि घर में जब आपकी मदर्स डोसा या इडली वगैरह बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इनो डाल देते हैं अगर जल्दी बनाना है, या उसके अंदर कोई यीस्ट भी डाल देता है ना। तो जो डो जो आप बनाते हो फूड वगैरह डोसा इडली बनाने के लिए, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेड होता है। तो जो फूला फूला जो अपीयरेंस आती है आपके डो की, वो क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस होती है उसके कारण आती है, ठीक है। उसके बाद जो डो है, जो मतलब कि ब्रेड, अगर आपने ब्रेड बनानी है तो को बेकरीज वाले को जो बेकरी में होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेड के अंदर थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो ब्रेड होती है काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी फुली फुली टाइप भी बनती है ना। तो उसको हम बेकरी यीस्ट बोलते हैं। और इसमें 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि कौन सी यीस्ट को आप बेकरी यीस्ट बोलते हो, तो सरकोमाइसिस सर्रेसिस बोलते हो, वो बेकरी यीस्ट होती है। उसके बाद एक ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी होते हैं, फूड भी होते हैं जो माइक्रोब्स को फर्मेंटेड करके बनते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहला है टोडी। टोडी बेसिकली एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया में, जो बनता है फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। जो पाम्स को जब आप उसके जो सैप को फर्मेंटेड करते हो उससे टोडी ड्रिंक आपके पास बन जाता है। एंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो फिश को फर्मेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स भी। तो चीज़ वही मैंने बताया कि सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम्स हैं। एंड डिफरेंट वैराइटी ऑफ चीज़, उनके टेक्सचर से आप पता लगा सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ उनके फ्लेवर से उनके टेस्ट से तो डिफरेंट आते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि मतलब कि टॉम एंड जेरी पहले ना कार्टून आता था, तो उसमें ना जेरी जो होता था उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता था, तो वो वाला चीज़ खाता जिसमें ना होल्स होते थे छोटे छोटे, है ना।
तो वो होता है स्विस चीज़। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन आता है कि हर किसी के दिमाग में आता ही होगा कि वो जो स्विस चीज़ है उसमें होल्स क्यों पड़े हुए हैं, है ना। मोस्टली सबने देखा ही होगा छोटे होते वो कार्टून, तो उसमें देखा कि जेरी के पास जो चीज़ उसको पसंद होता था ना उसमें होल्स होते थे। तो वो होल्स क्यों होते थे, वो इसके लिए होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वो चीज़ बनता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जिसके कारण मतलब कि वो होल्स हो जाते हैं। और CO2 किससे प्रोड्यूस होती है, बायो बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं प्रोपाइन बैक्टीरियम शर्मानी। और जो रॉक फॉर्ड चीज़ होता है वो रैपेंड होता है बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, जो उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर दे देता है। तो बेसिकली अगर आप बोर्ड की तैयारी मतलब कि सब्जेक्टिव वे से तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही आता है जितना आपके NCERT में गिवन होता है। बट अगर आप नीट के लिए कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पूरा एक पार्ट था कि माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसमें आपके पास जैसे लैक्टिक एसिड वाला एक आ गया, है ना। एक आ जाता है कि स्विस जो चीज़ होता है उसमें होल्स क्यों आते हैं, है ना। टोडी के बारे में आ सकता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, फिर रॉकफोर्ट चीज़ क्या है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। उसके बाद अगर आपके पास रेफरेंस बुक में है तो उसमें भी वही डोसा, उपमा, इडली, जलेबी वगैरह बाकी फूड्स, और उसमें एक सिंगल सेल प्रोटीन भी होता है। तो ये बायोमास, माइक्रोबियल बायोमास से बनता है। ये सप्लीमेंट्री फूड होता है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। और कॉमन जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो है स्पाइरुलिना यीस्ट। और प्रोसेसिंग इसकी ज़रूरत होती है बिकॉज जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है इन द हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, पर ये फैट में बहुत ज़्यादा पुअर होता है। तो बिसाइड कि अगर आपको अपना पूरी नीड पूरी करनी है प्रोटीन की, अगर आपको फैट नहीं चाहिए और आपने सिर्फ अपनी प्रोटीन की नीड पूरी करनी है, तो वो काफ़ी अच्छे सिंगल सेल प्रोटीन। एंड ये यूज़फुल एंड रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज वो मीडियम वहाँ पे ग्रो होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस हो, वहाँ पे ईजिली ग्रो कर जाता है। उसके बाद टोडी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गए डे टू डे लाइफ में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आपके डे टू डे या आपके घर में कैसे काम आते हैं, जैसे दूध, दही वगैरह बनाने के लिए, चीज़ वगैरह बनाने के लिए, है ना। कोई आपके पास डो है या डोसा या इडली का, तो वो बनाने में काम आते हैं। अब है कि इंडस्ट्री में कैसे काम आते हैं। इवन कि जो इंडस्ट्री में होते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसमें बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, अगर आपको इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोडक्शन करनी है तो फिर आपको ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई भी अगर आप बीवरेज वगैरह बना रहे हो तो उसको पहले आपको फर्मेंटेड करना पड़ेगा। अगर आप उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस ला रही हो तो उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको तो जिसमें ये होता है कि प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक वो बहुत बड़े वेसल में होता है, उसको बोलते हैं फर्मेंटर, ठीक है। तो फर्मेंटेड बीवरेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले माइक्रोब्स में, स्पेशली अगर आपके दिमाग में बीवरेजेस आ रहा है तो उसमें सबसे पहले आता है यीस्ट। यीस्ट बहुत टाइम से यूज़ हो रही है बीवरेजेस मतलब कि बनाने के लिए, जैसे वाइन वगैरह हो गया, बियर, विस्की, ब्रेंडी और रम, ये सब बनाने के लिए यीस्ट जो है वो काफ़ी यूज़ होती है और काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है। सो मतलब कि इस पर्पज़ के लिए सेम यीस्ट यूज़ होती है, जिसको कहते हैं सरकोमाइसिस सर्वेसी, जो आपके पास ब्रेड मेकिंग के लिए भी काम आती थी और जिसको हम बियर्स यीस्ट भी बोलते हैं। तो ये विस्की, वाइन, ब्रेंडी, रम बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। एंड ये माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंटेड करने में भी काम आती है, ठीक है। एंड फ्रूट जूसेस में भी काम आती है और इथेनॉल भी प्रोड्यूस करने में ये काम आती है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो फॉर द फर्मेंटेशन और कैसा आपका प्रोसेसेस है, विद या विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल ड्रिंक्स ऑब्टेन्ड होते हैं। अब डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास पूरी आपके बीवरेजेस तैयार है तो उसको कुछ जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव करनी है, तो वो डिस्टिलेशन हो गया। तो उसके हिसाब से जैसे सबसे पहले जो मेन है यीस्ट, सरकोमाइसिस सर्वेसी, उसको बियर यीस्ट बोलते हैं, ब्रेड मेकिंग में काम आती है ना। और मतलब कि इथेनॉल भी हो गया, माल्टेड सीरियल फर्मेंटेशन, फ्रूट जूसेस भी बनाने के लिए क्या है ये काम आती है। अब उसके मतलब कि कौन सा आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप डिस्टिलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके पास डिफरेंट एल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑब्टेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके। तो उसमें आता है कि वाइन एंड बियर जो होती है, जो वाइन एंड बियर होती है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस होती है, जबकि विस्की, ब्रेंडी एंड रम वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है। तो फोटोग्राफ बेसिकली आपके पास पूरी
पूरी एनसीईआरटी बुक में 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक है फर्मेंटर और एक है फर्मेंटेशन प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले तो सरकोमाइसिस सर्वेसिस आ गया कि उसको बियर्स ईस्ट बोलते हैं, ब्रेड मेकिंग ईस्ट बोलते हैं, इथेनॉल बनाने के लिए जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके बाद था कि कौन सी ड्रिंक्स, एक एक नंबर में आ सकता है ये बोर्ड में, कि कौन सी ड्रिंक बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, तो उसमें था वाइन एंड बियर, और कौन सी बनती है विद डिस्टिलेशन, उसमें था विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है जी। और उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। और अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर आपको रेफरेंस से पढ़ना है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अगर मैं वहाँ से पढ़ाने गई तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीबायोटिक, उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी एंटीबायोटिक्स का नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, पेनिसिलिन, राइट, वही आता है ना। सो एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट माइक्रोब्स से प्रोड्यूस होती है, एंड ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। और इसमें भी पेनिसिलिन के बारे में बताया है, जो मतलब कि 20वीं सेंचुरी के है, जो कॉन्ट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटी में ग्रीक वर्ड होता है अगेंस्ट, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और मतलब कि अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स वो वाले होते हैं जो आपके अगर बॉडी में कोई वो वाला ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, ठीक है। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो का मतलब होता है लाइफ, सो अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। तो इसमें मतलब कि हमारे पास in the contents of disease causing organism or human being, तो they are the pro life and not against life, ठीक है। बट इस वैसे तो एंटीबायोटिक्स मतलब अगेंस्ट लाइफ, बट क्योंकि ये ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है एंटीबायोटिक, जब भी बीमार होते हो तो डॉक्टर्स भी बेसिकली एंटीबायोटिक्स ही लिखते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एंड अब वही इसमें यही बताया है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो डिस्कवर किया था, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब वो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। तो उसने क्या देखा, उन्होंने देखा था कि एक मोल्ड है, एंड जब उस पर वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड में उसका मतलब उनका एक अनवांटेड कल्चर ग्रो कर रहा है, जो उसके स्टेफिलोकोकाई के आसपास ग्रो नहीं कर पाया। तो क्योंकि वेट एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें उन्होंने बेसिकली यही बताया कि जब वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहे थे ना, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है, तो वहाँ पे था, तो उन्होंने एक कल्चर मतलब कि एक मोल्ड था, वहाँ पे उन्होंने कल्चर ग्रो किया हुआ था, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेफिलोकोकाई वो था आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास वो वाला अनवॉश्ड कल्चर ग्रो नहीं कर पाया। तो वो इसके लिए नहीं कर पाया क्योंकि केमिकल प्रोड्यूस किया बाय द मोल्ड, और क्योंकि मोल्ड ने केमिकल प्रोड्यूस किया और उसने उसको नाम रख दिया पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है। उसका तो फुल पोटेंशियल था एंटीबायोटिक का, वाज एस्टैब्लिश ऑन लेटर बाय द अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी, और एक्सटेंसिवली अमेरिकन सोल्जर्स को, और उस टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और पेनिसिलिन के बाद बाकी एंटीबायोटिक्स भी प्योरीफाइड हुए थे फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें अगर रेफरेंस बुक में है तो उसमें यही है कि द टर्म बेसिकली एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय द वैकेस मैन इन द 1942। केमिकल सब्सटेंसेस जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन में, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं या उनको मार देते हैं, मतलब कि उनको मार देते हैं, ठीक है, बिना किसी एडवर्सली इफेक्ट पहुंचाए हुए आपकी बॉडी को। तो इसमें था पेनिसिलिन वही मैंने बताया सबसे पहला था जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कि फंगस जो है, ही फाउंड दैट फंगस पेनिसिलिन नोटाटम या उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, एंड केमिकल्स जो था वो फिर वही अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रीट करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ, ठीक है। तो 700 एंटीबायोटिक्स नोन होती हैं, 300 एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय द मीन्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिस जैसे ग्रेसेस प्रोड्यूस मोर देन 41, वाइल बेसिलस सबटाइलस फॉर्म्स अबाउट 60। एंटीबायोटिक्स कैन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड स्पेसिफिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो वाली होती है, ठीक है, इट इज़ एन एंटीबायोटिक्स जो
किल करती है बहुत ज़्यादा पैथोजन। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेसिकली वो होती है जो किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है बहुत ज़्यादा। इन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक वो होती है वो जो सिर्फ एक चीज़ के स्पेसिफिकली, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक होता है जो सिर्फ एक ही मतलब कि एक ही टाइप के पैथोजन को मार सकते हैं। ब्रॉड जो सारे, तो देर आर 5 क्लासेस जिस ये सारा रेफरेंसेस में है पूरा। अब कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, ट्रूमैन उठा लो, प्रदीप उठा लो, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा, बट एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है जितना मैंने पहले रीड कराया। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा करना है नीट के लिए तो आप रेफरेंस बुक ले लो, और ट्रूमैन है उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। उसके बाद आता है केमिकल्स, एंजाइम्स और बाकी बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स। सो माइक्रोब्स जो होते हैं बेसिकली आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन केमिकल्स, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, एल्कोहल्स हो गया, है ना, एंजाइम्स हो गए। तो जो एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं वो है एस्पेरिगस नीगर, जो एक फंगस है, एंड वो प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। एंड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिसम, एक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड। एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, राइट। उसके बाद जो यीस्ट है जैसे सर्कोमाइसिस सर्वेसी, वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए काम आती है ऑफ द इथेनॉल, मैंने पहले भी बताया। माइक्रोब भी यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट एंजाइम, जैसे लाइपेज बेसिकली डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है, और स्टेन्स, ऑयली स्टेन्स रिमूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो बॉटल फ्रूट जूस होती है ना, वो भी, जो बॉटल आपके पास फ्रूट जूस होते हैं जो मार्केट से आप लाते हो, वो मतलब कि ऐसे दिखाते हैं कि वो जैसे आपने घर पे बनाया वैसा ही है, ठीक है। तो ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी क्लैरिफाइड होती है बाय द यूज ऑफ द पैक्टिनेस एंड प्रोटीएज। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो मॉडिफाइड होती है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आप क्लॉट बस्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लॉट्स वगैरह रिमूव करने के लिए फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड देन आता है दूसरा बायो एक्टिव, और एक और है, ठीक है। हाँ, दूसरा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, जो यूज होता है एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जो फंगस प्रोड्यूस करती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, एंड स्टेनिन्स प्रोड्यूस बाय द यीस्ट मोनोकस प्रिपेरिस, जो कमर्शलाइज होता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो बेसिकली ये जो पूरा एनसीईआरटी में है ना, इन सब में 1 मार्क का यहाँ मतलब कि एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, और आपको बताना होगा कि जैसे बॉटल जूस को कौन कौन मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑयली स्टेन्स आप किससे साफ कर सकते हो, एसिटिक एसिड मतलब कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, सिट्रिक एसिड किससे बनता है, ब्यूटारिक एसिड किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस किससे बनता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद इथेनॉल क्या होगा, ठीक है, एंड बॉटल जूस का हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना, जो क्लॉट बस्टर है। उसके बाद इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन सा आप इस्तेमाल करते हो, वो सारा। और टिक टिक एक कोड है जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए मतलब कि काम आएगा। उसके बाद हमारे पास इसके बाद थोड़े से टॉपिक बचे हैं, जैसे एक माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। हाँ, बस ये 2 टॉपिक्स बचे हैं, तो मोस्टली ये 3 या 4 लेक्चर में पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा मतलब कि जितना मैंने अभी कराया उसको मैं समराइज़ करूँ, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, और आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना ही पड़ेगा। बट अगर आपने उसको देखना है तो आप कोई ब्रेड ले लो, है ना, और उसको मतलब कि रेनी सीजन में रख दो, उसके बाद फंजाई ग्रो हो जाएगी तो आप उसकी कॉलोनीज देख सकते हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, बहुत ज़्यादा ग्रुप आते हैं, वायरसेस वगैरह, एंड ये हर जगह होते हैं, मिट्टी में, हवा में, पानी में, ठंड में भी, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी, जिनका टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डे टू डे लाइफ में, तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल था दही का, मतलब कि जब आप मिल्क से दही कन्वर्ट करते हो तो वो किससे कन्वर्ट करते हो, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड या लैक्टोबैसिलस वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मिल्क को, अगर आपके पास कोई दूध है उसके अंदर आपने थोड़ा सा दही डाल देना है और उसको ढक देना है, और उसको उस कैबिनेट में रखना है जहाँ में बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्माइश वगैरह है ना। तो वो क्या करेगा कि जो जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करेगा,
वो उसके जो वो उसके जो लैक्टोज शुगर है मिल्क के उसको डाइजेस्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड, है ना। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वो कोगुलेशन करेगा और पार्शियल डाइजेशन कर देगा मिल्क की, और आपका इससे कर्ड, योगर्ट एंड चीज़ तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर विटामिन B12 होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपका चेक करने के लिए कि अगर आपके कोई डिसीज़ है तो ये काफ़ी उसके लिए बेटर है। उसके बाद डो का बताया, जो डोसा इडली वगैरह के लिए होता है तो वो भी बैक्टीरिया ही फर्मेंटेड करते हैं, जो पफ्ड आपके पास फुला फुला जो होता है काफ़ी हद तक जो डो आता है। उसके बाद आता है बेकर ईस्ट। तो बेकर ईस्ट होता है हमारे पास सरकोमाइसिस सर्वेसिस, ठीक है। सो आप बेकरी में भी यूज़ करते हो, उसको बेकर ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद टोडी का आया था ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो बेसिकली फिश जो मतलब कि सैप फ्रॉम दी पाम से बनता है। देन चीज़ आ गया, फिश, सोयाबीन और चीज़ के लिए भी आप करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर। अब दही के अंदर जितना पानी होगा उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज होती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड हार्ड, मतलब कि जितना उसके अंदर पानी रहता है। उसके बाद में बताया था टॉम एंड जेरी कार्टून आता था, उसमें जेरी को चीज़ पसंद होता है जिसमें छेद छेद होते थे। तो वो किसके कारण होते थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा उसमें रिलीज होती है जिसके कारण उसके पास छेद छेद आ जाते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर इस्तेमाल होता है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी और रॉकफोर्ट चीज़। उसके बाद आया कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपने बीवरेजेस बनाने हैं उसमें भी काफ़ी हद तक होंगे, तो उसमें सबसे पहले दिमाग में यीस्ट ही आता है, राइट। तो फर्मेंटर इसमें सबसे पहले आया था। उसके बाद यीस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है जो इस्तेमाल होती है विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए आप सरकोमाइसिस सर्वेसिस यूज़ करते हो, जिसको आप ब्रेड मेकिंग या ब्यूअर्स यीस्ट पे बोलते हो। इथेनॉल के भी होगा, और जो माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस पे भी काम आएगा। तो कैसा आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो फर्मेंटेशन में और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहा है, तो उसमें हमारे पास कैटेगरी आती है कि अगर आपको विदाउट डिस्टिलेशन चाहिए या विद डिस्टिलेशन चाहिए। जो उसके एग्जाम्पल में आएगा विद डिस्टिलेशन में आपके पास आएगा विस्की, ब्रांडी, रम, और जो विदाउट डिस्टिलेशन में होगा वो होगा वाइन एंड बियर। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले दिमाग में आता है पेनिसिलिन, उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन नोटाटम फॉर्म हुआ था उसके मोल्ड में, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स का पेनिसिलिन नोटाटम है ना, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और ये अमेरिकन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में उनको ट्रीट करने के लिए काफ़ी हद तक काम में आया था। और एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। एंड ये रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में है। एंड बेसिकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसने देखा था कि फंगस जो है पेनिसिलिन नोटाटम या उसका एक्सट्रैक्ट वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो गए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली थी इस पेनिसिलिन से। उसके बाद आता है केमिकल। तो इसमें था कि एस्पैरागस निगर सबसे पहले, जो सिट्रिक एसिड है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम विटारियम विटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। उसके बाद ये सरकोमाइसिस सर्वेसिस, ब्यूअर यीस्ट, इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए होता है। लाइपेज ऑयली स्टेन डिटर्जेंट्स में काम आएगा। प्रोटीएस बॉटल जूस, है ना, फ्रूट जूसेस में काम आएगा। देन स्ट्रेप्टोकोकस प्रोटीएसेस, ठीक है। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो क्लॉट बस्टर है। देन आपके पास आता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो इम्यूनो सप्रेसिव है। देन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम टिक टिक, ठीक है, ये कोड है टिक टिक, तो इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आता है बस 2 टॉपिक्स हमारे पास थे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और माइक्रोब्स इन बायोगैस, ठीक है। बस ये 2 टॉपिक्स है मेरी 2 वीडियोस में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है जो मैंने आज पढ़ाया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके आंसर्स को आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। थैंक यू।